हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो के माध्यम से हम 10 प्रश्नों का देखेंगे, ठीक ना। और इसमें से हम बता रहे हैं 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जल संसाधन के उपयोग हैं। तो जल एक बहुमूल्य संसाधन है और जिसका उपयोग मानव प्राचीन काल से करते आ रहा है। और प्राचीन काल से ही मानव द्वारा पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, मलमूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं उद्योगों में किया जा रहा है। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, यानी 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व है। औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें, ठीक ना। खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व है, ठीक ना। औद्योगिक उत्पाद के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना ही किसी राष्ट्र का विकास की कल्पना की जा सकती है, ठीक ना। तो अगर इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स यानी 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, हमारा पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक ना। तो देखेंगे इस प्रश्न को। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के संसाधनों में ईंधन के रूप में होती है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबड़ बनाने में किया जाता है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको फुल 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है। जब कोई व्यक्ति, ठीक ना, जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, ठीक, और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल का त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो इस दल बदल कानून कहा जाता है। आए दिन दल बदल के कारण सरकारें, ठीक ना, यहाँ पे आए दल बदल के कारण यहाँ पे सरकारें हो जाएगा, ठीक ना, गिरती रही है। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून लागू किया गया है। और नए दल बदल कानून के अनुसार विधायकों और सांसदों की अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। और उस सदस्यों को दल बदल रोकने के लिए 1985 और 2003 में संविधान का संशोधन दल बदल कानून बनाया गया है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न देखिए, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं है, स्पष्ट करें। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है और इसे पर फोकस दीजिएगा और ये एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में आपको आ सकता है। देखिए, भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है
कि भारतीय समाज में जाति आधारित विभाजन, भारतीय समाज पूर्ण रूप से अगड़े और पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। राजनीति की सत्ता की बागडोर आज भी उच्च जातियों के हाथों में है। प्रारंभ में ही सुविधा संपन्न समाज में पिछड़े वर्ग, खासतौर दलित, ठीक है, जातियां सत्ता से परिपूर्ण वंचित रही है। ठीक ना दोस्तों। और उसके बाद देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर जातिगत असमताएं जारी है। सरकार विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक योजनाओं के अंतर्गत इन असमताओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। ठीक ना। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, 2 मार्क्स जरूर दे दिए जाएंगे। ठीक ना दोस्तों। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक प्रश्न है। तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका पहला मुख्य उद्देश्य था कि वन संपदा की सुरक्षा। ठीक ना। वन की जो सुरक्षा थी, इस आंदोलन से वनों की कटाई रोकी गई। ठीक ना। जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके। जब वन की कटाई को रोक दी जाएगी तो वनों की जीवों की सुरक्षा हो सकती है। और जो तीसरा था, मिल मालिकों का शोषण से मुक्ति। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? तो इसके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है। इतना भी लिखते कहते हैं तो आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए, जब किसान गेहूं देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है, इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। ठीक ना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ है समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है ना। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों के वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य की आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक ना। इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक ना दोस्तों। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, या इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन शुरू करती है। ठीक ना। तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को जरूर एग्जाम में पढ़कर जाना है। जो 10 नंबर और आखिरी जो प्रश्न है, भूकंप के प्रवाहों को कम करने के 4 उपायों को लिखिए। तो भूकंप के प्रवाहों को कम करने के निम्नलिखित 4 उपाय हैं। देखिए, भवनों को आयताकार होना चाहिए, नक्शा साधारण होना चाहिए, लंबी दीवारों की सहारा होने के लिए ईंट पत्थर का कंक्रीट के कॉलम होना चाहिए। और तीसरा और चौथा है कि नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होना चाहिए। दरवाजे तथा खिड़कियां की स्थिति भूकंपरोधी होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले